अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माहिर रक़्सम महाशाह किस्त नंबर 20। गाड़ी अपनी मंजिल पर रुकी। उसने बाहर निकलते अंगड़ाई ली। ये मेरे शहर की खुशबू। वो मुस्कुराया। लाज, चलो अंदर। माँ की आवाज़ पर वो मुस्कुराया। माँ आप चलो, मैं आ आया। वो बोला तो उन्होंने सर हिलाया। ये गलियाँ, ये रौनक मैंने बहुत याद की। वो मुस्कुराकर चलता जा रहा था। मिन्हा साइम खान। वो धीरे से मुस्कुराया। चलते चलते एक बरगद के दरख्त के करीब आया। दरख्त पर बैठी चिड़िया इसको देखकर चहचहाई। उसने हाथ में पहने ब्रेसलेट को उतारा जिस पर छोटी सी तलवार बनी हुई थी। उसने दरख्त के तने को खुरचना शुरू कर दिया। दास्तान लिखी जाएगी, चौधरी के इश्क की, पाक इश्क की। वो धीरे से बड़बड़ाया और कुछ लिखने में मगन हुआ। कुछ सेकंड बाद वो लिखकर कुछ पीछे हुआ। दरख्त के तने पर बड़ा खूबसूरत सा मिन्हा बलाश दर्ज था। यह नाम गवाह रहेगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो चिल्लाया। सूरज ने भी इसकी बात पर कहकहा लगाया। तू भी मिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमान से आई है, यही कहकर टाल दूँ। वो गुनगुनाते आगे बढ़ा। अंग अंग में खुशी भरी थी। यही एक तरफा मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना। इंसान बिना सोचे समझे खुद से अंदाज़ा लगाते खुश होता रहता है। मुझे इनसे मिलना है, बस एक बार, वो खुद से कहते हुए खड़ी हुई। पूरा सर दर्द कर रहा था। मुस्कान की आज फ्लाइट थी और वो इसका हस्बैंड दुबई जा रहे थे। उन्होंने भी आज शाम जाना था। हुरैन ने अरसल शाह से मिलने का सोचते बाहर कदम बढ़ाया। दुआ, उसने दुआ को पुकारा जो पैकिंग कर रही थी। छी आपी, वो पलटी। मैं अरसल से मिलने जा रही हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। ओके, लेकिन ध्यान से। वो सर हिलाकर बोली। हुरैन हैरान हुई। हैरान मत हो, आप, मुझे मालूम है कि वो अरसल भाई हैं। वो पैकिंग करते बोली। तुम्हें कैसे पता? वो हैरान हुई। ये सब बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप जाएं, जल्दी आना, टाइम कम है। दुआ बोली तो वो हैरान होते तेज़ी से बाहर की जाने बढ़ी, बिना यह जाने कि इसका अब इससे मिलने जाना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। महक यार, बस कर जाओ, अस्मा उसको चुप करवाते बोली जो मुसलसल रो रही थी। उन्होंने मुझे मारा। क्यों? वो सकते में ही थी अब तक। तो तुमने अपनी बात सुनी थी? पागलों वाली बात कर रही थी। कोई भी मर्द होता तो ये बर्दाश्त ना कर सकता। तलाक की बच्ची। अलीशा ने इसको डांटा। तुमने इनको नहीं देखा वो कैसे चीख रहे थे? वो सिसकते हुए बोली। गाल हल्का हल्का सोचन का शिकार था। तुम इनकी बात को सुनती नहीं हो तो वो यही करेंगे। जानती हो कितनी मोहब्बत करते हैं फिर भी तुम वही काम करती हो जो वो कहते हैं मत करो। सर्विश भी गुस्से से बोली। भरचाई, साइमलाना ने कभी अपनी सगीन बहन पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज आपने गलत बात की थी। नेहा ने भी कहा तो सबने सर हिलाया। उन्होंने सबके सामने मुझे मारा है, क्या ये सही है? वो चिल्लाई। काम डाउन, अस्मा गुस्से से बोली। वो उठी और तेज़ी से वॉशरूम में बंद हो गई। महक, बाहर आओ, ये क्या तरीका है? अस्मा ज़ोर से बोली। चली जाओ तुम सब, वो वहीं से चिल्लाई। पागल लड़की, क्या कर रही हो? बाहर आओ। आलिशा ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो अंदर वॉशरूम के दरवाजे से टेक लगाए घुटनों में सर दिए रो रही थी। आज दिल में जो इस शख्स का मकाम था वो तार तार हुआ था। साई मुसलसल दीवार पर हाथ का मुक्का बनाए मार रहा था। पूरा हाथ ज़ख्मी था, खून से भरा हुआ हाथ। चेहरा स्पॉट था, बिखरे बाल, भिंचे हुए लब, वाजे होते डिम्पल। तेरा दिमाग ख़राब है, कब से तू फजूल काम किए जा रहा है? सालार ने उसको झटका देते हुए कहा। दूर हो जा मुझसे, साइम चिल्लाया और हाथ का ज़ोरदार मुक्का बनाकर इतनी ज़ोर से दीवार पर मारा कि इसको खुद को अपने हाथ की हड्डियाँ टूटती हुई महसूस हुई। ज़बरदस्त किस्म की तकलीफ़ का एहसास हुआ, लेकिन यह तकलीफ़ इस तकलीफ़ से कम थी जो इसके लफ्ज़ों और इस पर हाथ उठाकर हुई थी। जलील आदमी। हैदर ने दांत पीसते इसका हाथ काबू किया। पकड़ इस साले को। हैदर चीखा तो फवाद ने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते साइम को पकड़ा। क्या बेहूदगी है ये? फवाद गुस्से से बोला। मेरा दिल जल रहा है फादी। इतने सालों की मोहब्बत, अकीदत, इश्क सिर्फ एक लम्हे में ख़त्म कर दी उसने। जान वारता हूँ इस पर। उसने सच में मेरी जान निकाल दी थी। वह इतना संगदिल कैसे हो सकता है? मैं समझता था मैं अपनी शहज़ादी के दिल में जगह बना गया। आज पता चला कि मैं तो कभी उसके दिल में था ही नहीं। ये ख्याल मेरे लिए सुहाने रूह है। मैं मर जाऊंगा, सच में इसको नहीं खो सकता मैं। वो धीमे लहजे में बढ़ रहा था। सर उठाया तो आंखों में नमी चमकी। सब शौक से इस खान के इश्क की इंतहा देख रहे थे। लहजे में तकलीफ़ वाज़ेह थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद को तकलीफ़ दे खान? सलार ने इसका कंधा तो तपाया। इसी हाथ से तो मारा था मैंने इसका, तो तकलीफ़ इस हाथ को ही दे रहा हूँ जो अपनी औकात भूलकर उस पर उठ गया। साइम फीके लहजे में बोला। जो हुआ वो गुस्से में हुआ। तूने जानकर नहीं मारा, हैदर ने इसको समझाया। मैंने जानबूझकर ही मारा था। वो तो गुलाब की पत्ती से भी नाजुक है हैदर। मैंने इसको इतनी ज़ोर से मारा, इसका हाथ पहले ही
یہ کہتے سائم نے اپنی آنکھیں جھکا دی۔ سالار نے آگے بڑھ کر اس کو سینے میں بھیجا۔ حیدر نے وجدان کو کال کی اور اگلے ہی سیکنڈز میں وہ فرسٹ ایڈ باکس لیے وہاں پہنچا۔ یا اللہ، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ حیدر نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا جہاں درد کے تاثرات بھی نہیں تھے۔ فواد نے ہاتھ صاف کیا جبکہ حیدر نے بینڈیج کی۔ وجدان نے نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ چوما۔ لالا مت دیں خود کو اتنی تکلیف، اما آپ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہو۔ وجدان نم لہجے میں بولا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ وہ بھی تو میرا وجود ہے چھوٹے خان، میرا دل ہے، میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے وجود کو، اپنے دل کو درد دیا ہے۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ تبھی سالار کا فون بجا۔ ارشد بابا، وہ بولا تو سب چونکے، میں بات کر کے آتا ہوں۔ وہ سائڈ پر ہوا۔ کیسی ہے تمہاری بھرجائی؟ میڈیسن دی اس کو؟ ہاتھ پر کچھ لگایا؟ وہ وجدان سے بولا۔ افنان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ لالا، وہ بھرجائی مطلب علیجا اور اس کے پاس ہے، میں نہیں گیا۔ وہ بولا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ حیدر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ غصے کو اس لیے حرام کہا گیا ہے، جانتا بھی آج بابا آنے والے، کل حرین اور دعا بھی آ جائیں گی، ان کو پتہ چلے گا تو دکھ ہوگا نا۔ چا شاباش، بنا ان کو۔ وہ بولا تو سائم نے سر ہلایا۔ مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا، اس کو جانے نہیں دوں گا، بنا لوں گا اس کو۔ وہ بچوں کی طرح بولا تو سب اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی سالار وہاں آیا۔ کیا کہہ رہے تھے بابا؟ فواد نے پوچھا۔ 2 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، وہ کہتے ہوئے سائم کے پاس آیا۔ میں چلا جاؤں لینے؟ وجدان نے پوچھا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، سالار نے منع کیا۔ میں جاؤں گا، سائم سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، حالت دیکھ اپنی ذلیل انسان، خود کو ہی زخمی کر لیا، اب اس ڈنڈے ہاتھ سے تو ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ حیدر تب کا بولا تو اس کی آخری بات پر وجدان اور افنان نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ لنگڑا ہاتھ، وجدان نے کہا تو افنان کے منہ سے کہکہا پھسلا تو سب نے اس کو گھورا۔ استغفار، ایسے نہیں بولتے، بھائی ہیں ہمارے۔ افنان سنجیدہ ہوتا بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ وجدان نے ہاں سر میں ہلایا۔ لنگڑا لولا ہاتھ بول، افنان نے بات پوری کرتے کہکہا لگایا تو حیدر نے مسکراہٹ چھپائی۔ جاہلوں کے سردار، سائم چھڑا۔ بہت شوق ہے نا خود کو نقصان پہنچانے کا، کر شوق پورا، اور پھر ہوئی ان سے ذلیل رج کے۔ فواد کے تانے پر وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ یہ جو آپ کو شوتیاں چڑھ رہی ہیں نا، جانتا ہوں بیگم کی واپسی کا نتیجہ ہے۔ وجدان کی بات پر وہ سٹ پٹایا جبکہ اب سائم نے دانتوں کی نمائش کی۔ پھٹے منہ ہو یہاں سے، منٹ کے اندر اندر چل۔ فواد نے کہا تو دونوں ہنستے ہوئے کمر مٹکاتے وہاں سے جانے لگے۔ 2 نمبر عورتیں، حیدر کلس کر بولا۔ باقی سب نے کہکہا لگایا۔ وجدان نے یہ سن کر منہ بنایا اور افنان کے کان میں کچھ کہا۔ دونوں بھاگتے ہوئے واپس آئے۔ حیدر لالا، وجدان بولا تو حیدر نے اس کو دیکھا۔ بھونک، وہ بولا تو افنان نے کہکہا لگایا۔ بھائی، ہم نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ آئے ہائے، کیا لڑکی ہے؟ اس کے ہونٹ، اف، اس کے بال، ہائے۔ افنان شاعر ہوا تو اب کے لازمی حیدر کو غزلیں سنا چکا ہوتا۔ مجھے نہیں چاہیے لڑکی وڑکی، دفع ہو یہاں سے۔ حیدر چڑھا تھا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے وہ لڑکی تھوڑی ہے، وہ تو یہ ہے، وجدان نے کہتے تالیاں بجائیں، یعنی کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ حیدر کا منہ سرخ ہوا۔ کیا مطلب؟ اتنا کیا گزرا تھا کہ اس کے لیے یہی دیکھے جا رہے تھے؟ فواد اور سالار کا کہکہا نکالا۔ سائم کا بھی خوبرو چہرہ سرخ ہوا۔ طوفانی کہکہے ہر سمت گونج رہے تھے۔ تمہاری یہ لعنت و بغیر تو، حیدر چیخا، دونوں اندر کی طرف دوڑے۔ حیدر نے خونخوار نظروں سے ان تینوں کو دیکھا جو ہنس ہنس کر سرخ ہوئے پڑے تھے۔ حیدر، سائم نے کہتے اندر قدم بڑھائے۔ سب کے سب دماغ خراب، وہ تو 2 نسلی بغیرت ہیں، حیدر کلس کر بولا۔ فواد اور سالار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر چلے جاتے۔ ہنسی کا دورہ اتنا شدید تھا کہ ان سے صحیح سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ مرو یہی دونوں، ہنستے رہو، حیدر چڑھ کر کہتے اندر کی جانب بڑھا۔ سالار اور فواد نے بے چارگی سے اپنی حالت کو دیکھا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے پھر دونوں کا کہکہا بلند ہوا اور اندر کی جانب بڑھتا حیدر پورا جل گیا تھا۔ وشال سنگھ پولیس کی کال کا سن کر سب ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے والا تھا کہ گارڈ کی کال آئی۔ اس نے ناگوار نظر فون پر ڈالی۔ کال کرنے والا گارڈ بھی ڈھیٹ تھا جو بار بار کال کر رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ فون اٹھاتے چنگھاڑا۔ سر، آپ سے ملنے وہی لیڈی آئی ہوئی ہے۔ گارڈ کی بات سن کر اس نے لب بھینچے۔ حرین خان، وہ بڑبڑایا۔ آنے دو، وہ گہرا سانس لیتے بولا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ اس کے سامنے تھی۔ سادہ سے سوٹ جس پر ایک شکن بنا تھی، سب آنکھیں سوجی ہوئیں، ہونٹ چپ تھے، کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن لب خاموش تھے۔ ارسل مسکرایا۔ آج پھر ہارٹ ٹارچر کرنے آئی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے مذاق میں بولا تو وہ چپ رہی۔ کیا دیکھنے آئے تم سے جھوٹ بول کر رنگلیاں تو نہیں بنا رہا؟ وہ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تمہاری ایک دعا پوری ہو گئی، اس لڑکی نے مجھ سے شادی کا منع کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ بس اب تمہارے مرنے کی والی دعا قبول ہے،
اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ لگا۔ اس کا منہ کھلا۔ اتنے سنگدل کیسے ہو سکتے ہو آپ کی نظروں کے سامنے آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، مجھے اپنے لفظوں سے چوٹ پہنائی، اتنا حق بنتا تھا میرا شاہ جی، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارسل نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو سینے سے لگایا۔ یہ شاہ ایک ایک درد پر ایک ایک تکلیف پر تم سے معافی مانگتا ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کرتا تھا، میرے کندھوں پر ذمہ داری ہے اس ملک کی حفاظت۔ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا نا کہ اب وقت آزمائش کا ہے، محبت کی آزمائش کا، تم جانتی تھی نا سب، آخر کو تمہارا انچارج رہا ہوں۔ وہ آخر میں مسکرا کر بولا۔ میں غصے میں تھی، پاگل ہو گئی تھی، جو آپ کا نہیں سوچا، میں ڈر گئی تھی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا۔ جیب میں رکھا ارسل کا موبائل وائبریٹ ہوا، وہ چونکا، وہ لیٹ ہو گیا تھا، مجھے جانا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو لوٹ کر ضرور آؤں گا، چلو میں تمہیں باہر تک چھوڑاؤں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ تو بولا، آپ کو واپس آنا ہی ہوگا ارسل، میرے لیے، اپنی دو بیٹیوں کے لیے۔ ارسل اس کی بات پر ساکت ہوا، وہ جو اپنے وجود کے ان دو حصوں کے لیے تڑپ اٹھا، جن کو وہ آخری بار دیکھ بھی نہیں سکتا تھا اور دیکھ بھی نہیں پاتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈگمگائے۔ انشاءاللہ میں آؤں گا، وہ رک کر بولا۔ انشاءاللہ، فی امان اللہ، میرا رب آپ کی مدد کرے، وہ نم لہجے میں کہتی آخری بار اس کے سینے سے لگی تو ارسل شاہ نے اس کو خود میں بھیجا۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا، وہ نرمی سے بولا تو وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھتے سر ہلایا۔ ارسل شاہ نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہمیں ڈیڈ تک پہنچنا ہے، کسی بھی طرح ان سے بات کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ وہ وشال نہیں، لیکن ہم بتا نہیں سکتا ورنہ ہم خود پکڑے جائیں گے۔ دکش غصے میں اپنے ساتھی سے بولا، سر ہم پہلے انلیگل طریقے سے سب سے چھپ کر ادھر آئے ہیں، ہر جگہ ان کے آدمی تعینات ہیں۔ وہ شخص دھیرے سے بولا، کچی گوٹیاں میں نے بھی تو نہیں کھیلی، اس نقلی وشال کا سچ میں تو پہلے جان چکا، اب رہتا ہے اس کو قابو کرنا، کچھ ہی دیر میں وہ میرے قابو میں ہوگا۔ اس نے کہا لگا، تم دیکھو ڈیڈ کا نمبر آن ہوا ہے کیا؟ اس نے سر کھجاتے کہا، سر کچھ دیر پہلے ہوا ہے، نمبر بند ہے اور یہ لوکیشن آرگنائزیشن کی جگہ سے تھوڑی خفیہ جگہ سے تھوڑی دور ہے۔ وہ بندہ بولا تو وہ تیزی سے کھڑا ہوا، اس کا مطلب اس شخص کا نشانہ ہماری آرگنائزیشن ہے، نہیں میں اس کو اتنی آسانی سے سب تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ چلایا، جلدی چلو۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ او نو، ایسے تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا۔ سائم تھنکیا قدموں سے اندر کمرے میں داخل ہوا، پورا کمرہ خالی تھا۔ سائم نے دکھ سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ۔ وہ واش روم کے پاس آتے دروازہ نوک کرتے بولا۔ اندر ہوتی مہک نے خفکی سے اس کی آواز سن گئی۔ مر گئی مہک، جائیں یہاں سے، دوبارہ مت آئیے گا، وہ دکھتے سر کے ساتھ بولی۔ اس کو روتے ہوئے وہ جانتے وہ تڑپا، اپنے آنسو سنبھال کر رکھو ورنہ مجھے دکھ ہوگا کہ میری میت پر تم آنسو نہیں نکلے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی میت پر میں آپ کی آنسو بہاؤں گی؟ اس کا دل ساکت ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل کر کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ باہر کھڑا خان زخمی سا مسکرایا۔ غم کے نہ سے تو خوشی کے آنسو تو بہاؤ گی نا، وہ کہتے واش روم کے دروازہ کھولا۔ مہک اس کی بات پر ساکت ہوتے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ پینٹ کو اوپر کرتے اس کے پاس بیٹھے۔ میں نے بہت درد دیا نا، وہ اس کے گال کو دیکھتے بولا۔ وہ آنکھیں پھیری۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھاما، انگلی پر چھالے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے لب بھینچے۔ آئنمنٹ لگاتے اس نے اس کو دیکھا جو بنا تاثر کے بیٹھی تھی۔ سائم نے اس کے لب پر ہاتھ پر لب رکھے، وہ ہاتھ چھڑوانے لگی۔ سائم نے آگے ہوتے اس کے گال پر لب رکھے۔ دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گی کیا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ نہیں، اگر میں آپ کو ایسے مارتی، وہ جلدی آنکھوں سے سوال کیا۔ کم ظرف ہوں نا میں؟ تم نہیں، میں مرد ہوں، سمجھ بیٹھا کہ طاقتور ہوں، اسی طاقت کے زور پر تمہیں درد دے دیا، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ لفظوں سے کھیلنا تو اس شخص کو بہت اچھے سے آتا تھا، لفظوں کا کھلاڑی، کسی کے بھی دل میں لفظوں سے جگہ بنا لیتا تھا۔ میں گناہگار ہوں تمہارا، اس ہاتھ کو تو ایسے کاٹ بھی تو کوئی اف نہیں کروں گا، میں پسند نہیں تو کمپرومائز کرو، لیکن ایسی باتیں کر کے اس کو مردہ مت کرو، وہ کہتے اس کا ہاتھ سینے پر دل کے مقام پر رکھتے بولا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ چپ ہوئی تھی۔ یہ اس کے دھڑکنے کا جو احساس ہے یہ تم سے ہے، اس سفر کا فقط تم سے تم ہو، کیوں مارنا چاہ رہی ہو؟ وہ کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مہک کی نظریں اس کے ہاتھ کی جانب گئی، سرخ ہوئی پٹی، کانپتا ہوا ہاتھ، وہ اس کے ہاتھ کو بے ساختہ تھاما۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بولی تو وہ مسکرا۔ فکر تو ہے نا میری، اسی بات نے دل کو خوش کر دیا، اسی ہاتھ سے مارا تھا نا تمہیں، بس اس کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا کہ کیسے تو نے اس نازک گال کو چھوا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تو مہک سب بھولتے اس جنونی انسان کو دیکھنے لگی۔
अरे कम ऑन, इससे तो कम दर्द है जो तुमने दिया है, वो मुस्कुराता हुआ बोला। अब मैं भी क्या आपकी तरह जाकर चीखूं चिल्लाऊं कि आपने खुद को तकलीफ़ दी है? आपको मेरा ख्याल नहीं है? या फिर आप पर हाथ उठाऊं कि आप मेरी बात मानते हैं? आप खुद को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? क्यों? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? बताएं। वो बिना सांस लिए बोलती चली गई। साइम का दिल खुशी से बाहर आने को था। मैं सदके जाऊँ तुम्हारे गुस्से पर, एक क्या मेरी 1000 जानिबें तुम्हारे इस गुस्से के कुर्बान। साइम खान का मान हाँ नहीं करता है तुमसे मोहब्बत। साइम इनके रूप को आंखों में बसाते हुए बोला। तो वो जैसे अफसरदा हुई। नहीं करता साइम खान तुमसे मोहब्बत, क्योंकि वो इश्क करता है तुमसे। इश्क हकीकी, ऐसा इश्क कि जिसमें वो खुद को भी भूल गया है। तुम बनी ही इश्क के लिए हो। बंदा तुमसे इश्क ना करे तो मर जाए। मुझे तुमसे इश्क है। मैं आइन लिखूं, तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े। मैं काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वो इसकी आंखों में झांकते बोला तो उसकी आंखें नम हुई। साइम ने हंकारा भरते हुए उसकी आंखें तेज़ी से साफ की। इतने इश्क के बावजूद मेरे साथ ऐसे? वो रुंधी आवाज़ में बोली। सबके सामने हाथ उठाने पर रह कर रोना आया था। साइम ने खड़ा हुआ तो उसका हाथ पकड़ते खड़ा किया। मत तुम्हारी गई थी मेरी, दिमाग ख़राब हो गया था। तुम्हारे मुंह से वो बेहुदा अल्फाज सुनकर मैं स्टिल हो गया था। तुम मेरी बुरी आदत को हो या अच्छी, हम खानों जब किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो मरते दम तक उसको नहीं छोड़ते, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इश्क हो। साइम खान उसकी आंखों में देखकर बोला, फिर उसके माथे पर लब रखे तो वो चुप रही। बोलोगी नहीं कुछ? गुस्सा करो, गालियाँ दो, अपना बोझ हल्का करो। वो मुस्कुराकर बोला, मैं गालियाँ नहीं देती, अपने से बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करती। वो जताते हुए बाहर निकली। पीछे साहब गर्दन पर हाथ रखते हंसे। आधे से ज़्यादा तो मान गई है, जो थोड़ा सा रहता है वो भी मनाता हूँ, वो खुद से कहते बाहर निकला। सालार कब तक पहुँचेंगे खान बाबा? अस्मा ने सालार को पानी देते पूछा। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे तक। वह मुस्कुराकर बोला। कौन जाएगा लेने? वो इसके पास बैठते बोली। मैं और हैदर जा रहे हैं। वो बोला तो अस्मा ने सर हिलाया। मैं चनू काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर नहीं गई। उसने आंखें घुमाकर कहा, कल रात ही तो गई थी। सालार ने कहा तो उसने कहका लगाया, वो तो सब गए थे, मैं नहीं गई थी। वो बोली तो सालार हंस दिया। चले ना, बस अब खुश? वो मुस्कुराकर बोला तो उसने सर हिलाया और उसके सीने से लगी। आप बहुत अच्छे हो, वो मुस्कुराकर बोली। अभी अगर मैं इनकार कर देता कि तो सबसे बुरा मैं ही होता। वो बोला तो अस्मा ने कहका लगाया। कितना पता है आपको? वो इसके गाल खींचते हुए बोली, मुझे सब पता है। वो आंखें घुमाकर बोला, तो कुछ ज़्यादा ही। वो शरारत से बोली। तो सलार ने इसकी मोहब्बत से माथा चूमा। वो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचा, माफिया के बेइंतहा अलग अलग ममालिक के लोग इस जगह पर मौजूद थे। शराफत के लिबादे में लिपटे शैतान। वो सबको देखते अपनी जगह पर बैठा। मिस्टर पूरब ने मुस्कुराकर इसका वेलकम किया। हारून साहब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है। उन्होंने एक ऊंचे लंबे शानदार मर्द को मुखातिब किया जो एक शान से बैठा था। विशाल ने इसको गौर देखा। ये है हारून साहब, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा। ये हमें कुछ सीक्रेट्स शेयर करेंगे। ये हमारे लिए बहुत अहम और इज़्ज़तदार शख्स हैं। उन्होंने उनकी बात पर मुठियाँ भेजते इसको मुस्कुराकर देखा। वेलकम मिस्टर हारून साहब, आपने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया। आज पता चला कि हमें भी घरदार होते। वो मुस्कुराकर बोला तो उन्होंने संजीदगी से इसका अंदाज़ देखा। शुक्रिया। बाकी सभी खामोशी से बैठे इनको सुन रहे थे। अब हम शुरू करते हैं। अहम टॉपिक, मिस्टर पूरब ने कहा। चारों तरफ से इस जगह को खामोशी से घेर लो। और महसूस अंदाज में आहिस्तगी से कान पर लगे ब्लूटूथ में बोला। सब अंदर बैठे बाहर वाले तूफ़ान से बेखबर थे। ये पाकिस्तान आर्मी की आरामगाह है। इस वक्त पूरी टीम इस जगह पर मौजूद है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो शहर को तबाह करना और भी आसान होगा और कम से कम बआसानी सीक्रेट्स लेकर निकल सकते हैं। हारून साहब की बात पर उसने मुस्कुराकर देखा। आर्मी की बात कर रहे हैं आप? ये इंडियन आर्मी की तरह नहीं होती हारून साहब। आप इन पर हमला करने को सोचते हैं। क्या पता उन्होंने आप लोगों पर हमला कर दिया हो। वह पुरसरार मुस्कुराहट से बोला तो वो ठटका। यह लड़का मुझे सही नहीं लग रहा। वो खुद से मुखातिब हुए थे। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ इन पर हमला करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो गए, और ये काम हमें रात में करना होगा। एक और शख्स बोला तो सबने सर इस बात में हिलाया। अच्छा है, उन्होंने सर हिलाया। हमारे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। वो अचानक खड़ा होता हुआ बोला, सर जगह हमारे अंडर में है, कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। कान में गूंजती आवाज़ पर वो खुलकर मुस्कुराया। क्या बात है? हारून साहब का माथा ठनका। जिसको आप तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं ना,
वो खामोश और मुस्कुराते हुए सबको देखा तो वो नासमझी से उसको देखा। पूरब सिंह को इसका अंदाज बदला बदला सा लग रहा। विशाल, बात क्या है? उन्होंने ज़रा सख्त लहजे में पूछा। वो कहकहा लगाया। तभी सायरन ज़ोरों शोर से बचा तो सबने खौफ से उनकी तरफ देखा, जो धीमा मुस्कुरा रहा था। यहाँ क्यों पहुँचा है मेरी इजाज़त के बगैर? कुछ गलत होने का उन्हें एहसास हुआ। जिसको तबाह करने के ख्वाब देख रहे हो? उसने कहका लगाया। कौन हो तुम? हारून साहब चीखे। मेरी तारीफ मेजर आसिम सिकंदर, माँ बदौलत को अरसल शाह भी कहते हैं, वो आंख बंद करके बोला तो तभी कई लोगों ने तेज़ी से इस पर गन ताली। पूरब सिंह का रंग पीला पड़ा। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते कुर्सी में बैठा। एक नज़र पीछे भी देख लीजिए, वो ग्लासेस उतारते बोला तो सबने एकदम पीछे देखा, जहाँ पर आर्मी की बहुत बड़ी टीम इनको हर तरफ से घेर चुकी थी। हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारे हाथ जिंदा नहीं आएंगे, एक शख्स नफरत से बोला। शौक से मरो, वो लापरवाही से बोला तो एक शख्स ने बिना देरी किए खुद पर खोपड़ी पर फायर किया। वाह, इस शख्स की ज़रूरत पर दाद देनी पड़ेगी। अच्छी बात है, वो कानून के हाथ गंदे होने से बच गए। वो तालियां बजाते बोला। ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा? पूरब सिंह चीख कर बोले। धोखा देने वालों को धोखा देना पड़ता है। माहिर, हारून साहब को पकड़ो, इनके पास जितने भी सीक्रेट हैं सब निकलवाओ, फिर मैं आके इसको सज़ा मैं खुद दूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला तो उसने सर हिलाया। पूरब सिंह, तुम अपने साथ साथ हमें भी फंसवा दिया, तुम्हें मना किया था, देख लिया ना अपनी जिद का अंजाम। 2-3 शख्स जल्दी से बोले। वो तो खुद हैरान थे। चलो, पूरा मौका दिया जाएगा एक दूसरे से लड़ने का तुम लोगों को, वो कहकहा लगाते बोला। कुछ ही देर में वो जगह पूरी तरह तबाह कर दी गई। करोड़ों का असलहा, ड्रग्स, साजिशों की प्लानिंग, सीक्रेट्स, सब पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए थे। इस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ अरसल शाह डिज़र्व करता था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो चिल्लाए। वो इग्नोर करते आंखों पर ग्लासेस लगाए बाहर की जाने बढ़ा। फ़ोन निकालते उसने मैसेज देखते मुस्कुराकर सामने देखा। जल्दी आओ, तुम्हारा इंतज़ार है, असल विलन तो तुम हो। वो बड़बड़ाकर वहाँ से निकला। सब के सब लोग पकड़े गए थे। रहता तो बस अब एक ही खिलाड़ी था, जिसको पकड़ना सबसे लाजमी था, क्योंकि वो इसके पत्तों को तबाह कर चुके थे, लेकिन जड़ अभी भी बाकी थी। तो मेरे किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें जब जब काम दिया तुमने कोई काम नहीं किया। मिसेस खान ने इसको देखते कहा। इसमें मेरी गलती नहीं है, हर बार सिचुएशन ऐसे हो जाती है, वो लापरवाही से बोला। मिसेस खान उठकर उसके करीब आई। सोच लो, अगर मैंने कोई गलती की तो तुम रोते रह जाओगे, वो उसकी आंखों में झांकते बोली तो वो नासमझी से उनको देखने लगा। जानती हूँ मैं तुम अपने बाबा के खोने पर लेपर्ड के दुश्मन बने हुए हो। वो लेपर्ड ऐसे ही तो करता है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान कुर्बान कर देता है। तुम्हारे बाप के साथ भी उसने ऐसा ही किया, वो सिगरेट फूंकते शातिराना मुस्कुराहट से बोली। बालाज का चेहरा सुर्ख हुआ। मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था। मेरे बाबा को, मेरे भाई को भी उसने अपनी जगह मौत के मुंह में भेज दिया। मैंने इसी दिन सोच लिया था कि मैं उससे इंतकाम देगी, और देखो मैं कामयाब हुई। साइम खान मर गया, वो कहकहा लगाते बोली तो बालाज ठटका। मर गया? उसके लब आहिस्तगी से हिले। हाँ, मैंने उसे मार दिया, उसने कहकहा लगाया। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिन्हा का क्या हाल होगा? उसका दिमाग उसकी तरफ घूमा। अब तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अरशद खान आज शाम वापस आ रहा है, तुम्हें इसको शूट करना है, वो मुस्कुराकर बोली तो वो गायब दिमागी से उसको देखा। समझ गए ना? वो मुस्कुराते हुए बोली तो नासमझी से उसने सर हिलाया। शाब, इसको गन दो, वो चिल्लाई तो एक आदमी उसके करीब आया और उसके हाथ में बंदूक थमाई। उसकी नज़रों में मिन्हा का रोता हुआ चेहरा घुमा, रंग सुर्ख हुआ। उसकी औरत की वजह से इसकी आंखों में आंसू आए होंगे। वो तो लाडली थी अपने बाबा की। वो सोचते सोचते बंदूक इस पर तान गया। मिसेस खान ने अबरू उचकाए उसको देखा। ओए लड़के, वो आदमी ढारा। मिसेस खान ने इसको हाथ उठाकर रोका। बालाज ने सुर्ख होती आंखों से इस पर निशाना बांधा। मिसेस खान चुप बैठी इसको देख रही थी। वो आदमी परेशानी से इसको देख रहा था। बालाज ने ट्रिगर दबाया, गोली चली। उस आदमी ने परेशानी से मिसेस खान की बंद आंखों को देखा। बालाज मुस्कुराया। मिसेस खान ने धीरे से आंखें खोली और पीछे मुड़कर लगी तस्वीर पर गोली को देखा। बालाज चौधरी आज ये काम करके रहेगा, वो थोड़ा सा झुकते बोला। गले में पहनी चेन सीने से टकराई। अगर ना हुआ तो अंजाम के लिए तैयार रहना, वो मुस्कुराकर बोली। अंजाम की परवाह कभी नहीं की, ना ऐसा मौका आया कि परवाह करूं, वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोला। छोटे हो पर हिम्मत बहुत है, वो मुस्कुराकर बोली तो धीरे से मुस्कुराया। हिम्मत के साथ जीना पड़ता है, वरना ये दुनिया कहीं का नहीं छोड़ती, वो उसकी आंखों में देखता बोला और सीधा हुआ। बहुत खूब, वो दाद देने के अंदाज में बोली। मैं चलता हूँ अब, वो कहते मुड़ा और कदम बाहर बढ़ाए। मिसेस खान ने इसकी पीठ को देखा और आंखें मूंदी। बाहर निकलते वो तेज़ी से भागा।
मिन्हा वो इसके लिए परेशान था, लेकिन इसको क्या पता था कि इसको झटका लगने वाला तो वो भी शदीद था। और मेरी दुनिया तेरे दम से, सब कहता हूँ मेरी बात मान ले, रूठी है क्यों ऐसे मुझसे, बिन बोले ही मेरा हाथ जान ले, गुस्सा तेरा झूठा है सच्चा नहीं, ऐसे बिला वजह दिल जलाना अच्छा नहीं। साइम इसके नज़दीक आते गुनगुनाया। इसका गाल देख शर्मिंदगी का एहसास बार बार जाग रहा था। दिल कर रहा था कि खुद को ही ख़त्म कर दे। गुस्से में आकर अपनी मासूम बीवी पर हाथ उठाया था, लेकिन बेचारा करता भी क्या। बात सुनकर ही मीटर घूम गया था। उसका मूड ठीक करने की कोशिश में वो इसका मनपसंद गाना गुनगुनाना लगा जो उसका फेवरेट कार्टून में था। उसने आंखें उठाकर उसको देखा तो वो घायल हुआ। उसके कदमों में बैठते उसका पाँव थामा तो वो बौखलाई। इसके पाँव पर लब रखते वो हद तमाम की। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। वो उसके पाँव को बार बार छू रहा था। क्या कर रहे हैं, छोड़ें। वो घबराई। गलती पर शर्मिंदा हो रहा हूँ। वो दूसरे पाँव को थामते बोला। क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं, छोड़ें। वो नम लहजे में बोली। ये बकवास किसने की है तुमसे। वो सख्त खौफा हुआ। मैंने पढ़ा था। वो मिनमिनाई। सब फजूल है। जानती हूँ, माँ के कदमों के तने जन्नत है। औरत चाहे जाने के काबिल है। अगर वो माँ है तो बहन है तो इज़्ज़त, बीवी है तो सुकून और बेटी है तो रहमत। जब मेरे रब ने इतना अजीम रुतबा औरत को दिया था तो इसमें गुनाह कैसा। तुम भी माँ हो ना। अब मैं अपने बच्चों की जन्नत को छू रहा हूँ। वैसे भी बीवी के पैरों के तले सुकून। और आखिर में शरारत से कहा तो वो झिंपी। माफ़ कर दो खादम को, जान ले लो, थप्पड़ मार लो, सीने में चाकू उतार दो, लेकिन ऐसे खफा मत हो। वो बेचारगी से बोला तो वो मुस्कुराई। लड़की हंसी तो मतलब फंसी, ये गलत है। वो थोड़ा झुकते बोली तो उसने आंखें उसकी आंखों में गाड़ ली। गले में मौजूद लॉकेट साइम की थोड़ी से टकराया और मुस्कुराया। लड़की हंसी तो लड़का फंसा। वो उसके गाल पर उंगली रखते बोली तो साइम उसकी अदा पर मुस्कुराया। मैं तो ऑलरेडी फंसाया हूँ, अब बस कर देना, जान देना बाकी है। उसके लॉकेट को दांत में दबाते बोला तो वो हल्का सा मुस्कुराई। नाराज़ तो नहीं, कर दिया ना माफ़। उसकी ठोड़ी को छूता हुआ बोला। सोच कर बताऊँगी। वो बोली तो वो हंसा। अच्छा चलो, गाने की लाइन तो पूरी कर दो। वो इसका चेहरा हाथों में थामे बोला। आती नहीं। वो आंखें बंद करके बोली। झूठ नहीं। वो खुमार से बोला और एक बात हरकत की तो वो बौखलाकर आंखें खोली। सुनाओ, नहीं तो मैं फिर कुछ नहीं सुनूंगा। वो मायनी खींची से बोला तो इसने जल्दी से सर हिलाया। दूर हो जाए, मैं सुनाती हूँ। वो बोली तो उसने कहका लगाया। वो मीठी आवाज़ में गुनगुनाई। सामने अबरोज का है, इतना जुल्म वो कर रहा। साइम ने उसकी नाक चढ़ाकर कहने पर लब दबाए। एक तो उसकी ये अदाएं। वो बड़बड़ा के हाथों में बालों में हाथ फेरे। वो गुनगुनाई। सच में ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो बोला तो वो और दूर हुई। खबरदार, मैं नाराज़ हूँ। वो नाराज़गी से बोली तो साइम के लब फैले। सच्ची में वो इसके करीब आया। साइम, वो चीखी। साइम ने हंसते हुए उसको सीने से लगाया और उसके गाल को चूमा। वो बार बार उसको छू रहा था। वो चिढ़ सी गई। साइम ने इसको आंखें दिखाई और बेर ज़ोर से इसके गाल पर रगड़ी तो वो खिलखिलाई। अर्जुल कब लिस्ट। वो दिल की सरजमीन हर किसी के लिए नहीं होती। वो मोहब्बत से बोला था। मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसके माथे पर लब रखे। महक ने जल्दी आंखों को सुकून से मूंदा।